आज हम बात करेंगे दुनिया की कुछ सबसे इविल और खतरनाक औरतों के बारे में। ये कहानियां दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये औरतें अपने टेरर से दुनिया को हिलाकर रख चुकी हैं। जब भी हम किसी सीरियल किलर का जिक्र करते हैं तो अक्सर आदमी ही पहले दिमाग में आते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसी कई औरतें भी हुई हैं। उनमें से कुछ इनफेमस वुमेन्स क्रिमिनल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डार्क और स्पाइन चिलिंग सफर को। नंबर 1, बाबा अंजुका, द स्वीटेस्ट ग्रैंडमा सीरियल किलर, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सीरियल किलर। तो आज हमारी कहानी शुरू होती है रोमानिया के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक औरत जिसका नाम था अन्ना डी पिस्टोंजा। अन्ना का जन्म 1838 में एक अमीर किसान के घर में हुआ था। यहाँ अन्ना को एक अच्छी एजुकेशन मिली और एक कंफर्टेबल लाइफ मिली, लेकिन आगे चलकर उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट और टर्न्स आए। अन्ना जब 20 साल की थी तब उसने एक यंग ऑस्ट्रियन मिलिट्री ऑफिसर से प्यार किया, जिससे उसको सिफिलिस की बीमारी मिल गई और वो उसको छोड़कर चला गया। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद अन्ना ने एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी की, जिससे उसको 11 बच्चे हुए, लेकिन 10 बच्चे छोटी सी उम्र में ही मर गए। ये ट्रेजेडीज उसके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब बनी। उसके हस्बैंड के मरने के बाद अन्ना ने अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ दी और वो बन गई बाबा अंजुका। उसने अपने घर में एक लेबोरेटरी बनाई जहां वो अपने पोशंस को बनाने लगी। अन्ना ने खुद को 5 लैंग्वेजेस सिखाई और केमिस्ट्री में भी एक्सपर्टीज हासिल की। उसके हर्बल रेमेडीज गांव के लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुए, लेकिन जल्द ही उसकी पॉपुलैरिटी एक डार्क सीक्रेट से ओवरशैडो होने लगी। तो चलिए बात करते हैं बाबा अंजुका के डार्क साइड के बारे में। पहले तो उसने मिलिट्री मैन को एक ऐसी पोशन बेची जो उन्हें इतना सिक बना देती थी कि वो मिलिट्री सर्विसेज से बच जाते थे लेकिन मरते नहीं थे। लेकिन उसकी सबसे वैल्यूएबल सर्विसेज थी लव पोशन। ये पोशंस एक्चुअली पॉइजनस मिक्सचर होते थे जो उन औरतों को बेचे जाते थे जो अपने अब्यूजिव हस्बैंड से छुटकारा पाना चाहती थी। जब कोई भी औरत अन्ना के लैब में आती थी तो अन्ना उससे पूछती थी हाउ हैवी इज द प्रॉब्लम, यानी उसकी बात एक कोड के रूप में होती थी, विच मीन्स विक्टिम का वेट क्या है। ये लव पोशन आर्सेनिक और पॉइजनस प्लांट से भरे होते थे। जब एक औरत पोशंस को अपने हस्बैंड को देती थी तो वो एक हफ्ते के अंदर ही मर जाता था। इस तरीके से बाबा अंजुका ने कम से कम 50 और कुछ और सोर्सों से पता चलता है कि उसने 150 लोगों की जान ली। और ये सब बात काफी दशकों के बाद सामने आई तो उसे पकड़ा गया। तो आज की कहानी में बाबा अंजुका एक ऐसी सीरियल किलर थी जो अपने स्वीट और केयरिंग इमेज के पीछे एक डेंजरस इमेज को छुपाए हुई थी। नंबर 2, डारिया साल्टिकोवा, ऐसी औरत जिसने अपने नौकर औरतों को केवल प्लेजर के लिए मारा। ब्लडी लेडी एंड कैन बी कंसिडर्ड द फर्स्ट रशियन सीरियल किलर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी के बारे में जिसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक ब्रूटल किलर हो सकती है। मिलिए दारिया साल्टिकोवा से, जिसे लोग साल्टी चिक्का के नाम से भी जानते हैं। 18वीं सेंचुरी में रशिया में दारिया साल्टिकोवा एक नोबल वुमन थी जिसे लोग साल्टी चिक्का के नाम से जानते थे। इस नाम के साथ उसकी ब्रूटल और नोटोरियस नेचर का भी कनेक्शन था। दारिया ने 1756 से 1762 के बीच अपने सर्फ्स को टॉर्चर किया और मार दिया। साल्टिकोवा का जन्म 1730 में एक वेल्दी नोबल फैमिली में हुआ। यंग एज में ही वो एक गुड लुकिंग और पॉयस लेडी के रूप में जानी जाती थी। उसकी शादी एक नोबल मैन से हुई और उसको 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उसका हस्बैंड एक इलनेस के कारण जल्द ही मर गया और दारिया को एक लार्ज एस्टेट के साथ एक यंग विडो बन गई। जब उसका हस्बैंड मर गया तो दारिया की सैडिस्टिक टेंडेंसी सामने आई। उसने अपने स्टाफ को हर गलती के लिए पनिश करना शुरू कर दिया। पहले वो खुद ही मारा करती थी, लेकिन जब वो थक जाती थी तो वो अपने मेल सर्वेंट्स को भी उसको मारने के लिए भेजती थी। उसके विक्टिम्स यंग वुमेन होते थे, लेकिन कभी कभी इन रेयर केसेस आदमी भी होते थे। साल्टिकोवा अपने विक्टिम को एक्सट्रीम क्रुएल्टी के साथ टॉर्चर करती थी। एक प्रेग्नेंट गवर्नेस को इतना टॉर्चर किया कि वो लेबर पेन में आ गई और उसकी डिलीवरी होने के बाद उसको और उसके बच्चे को फ्रीजिंग कोल्ड में मरने के लिए छोड़ दिया गया और एक फीमेल सर्वेंट को फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में तब तक खड़ा रखा जब तक वो डूबकर मर नहीं गई। साल्टिकोवा का क्रुएल्टी का लेवल तब और भी बढ़ गया जब उसने अपने सर्वेंट्स को नोबल मैन और उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए कहा। उसने अपने अफेयर के बाद रिवेंज लेने के लिए टुटिचेव फैमिली को बॉम्ब से हमला करने का प्लान बनाया,
लेकिन उसके सर्वेंट ने टुटिचेव फैमिली को वार्न कर दिया, जिसके कारण साल्टिकोवा के प्लान्स बार बार फेल हुए। अब सवाल ये है कि दारिया के इस खौफनाक बिहेवियर का रीजन क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि उसको अपने डेली लाइफ के स्ट्रेस ने इतना इरिटेट कर दिया था कि उसने अपने सर्व्स को अपने फ्रस्ट्रेशन का टारगेट बना दिया। दूसरे लोग कहते हैं कि वो एक साइकोपैथ थी जिसे यंग वुमेन में इंटरेस्ट था और ब्रूटल एग्रेशन का भी साइन देखने को मिलता है। 1762 में कैथरीन द ग्रेट के थ्रोन पे आने के बाद चीजें बदल गईं। साल्टिकोवा के कुछ ट्रस्टेड सर्वेंट ने एक लेटर लिखा और एम्प्रेस को साल्टिकोवा के क्राइम्स के बारे में डिटेल में बताया। दारिया को अरेस्ट किया गया और 6 साल बाद उसको सजा सुनाई गई। सजा में उसे रेड स्क्वायर पर 1 घंटे के लिए टॉर्चरर और मर्डरर के पोस्टर के साथ खड़ा रखा गया और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया। दारिया साल्टिकोवा की डेथ 1801 में हुई और उसके ग्रेव को आज भी नोवोडिवेची मोनेस्ट्री में देखा जा सकता है। उसकी कहानी एक रिमाइंडर है कि नोबेल स्टेटस भी किसी को उसकी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बचा सकता। नंबर 3, मियुकी इशिकावा, जिसे डेमन मिडवाइफ के नाम से भी जाना जाता है, एक जापानीज मिडवाइफ थी जिन्होंने 1940 में 100 से ज्यादा बेबीज का मर्डर किया। जापान के हिस्ट्री में वो अब तक की सबसे डेडली फीमेल सीरियल किलर मानी जाती हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे उनका नॉर्मल प्रोफेशन इतना हॉरिफिक टर्न ले गया। मियुकी इशिकावा का जन्म 1897 में हुआ और उनकी फैमिली काफी वेल्दी थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से एजुकेशन कंप्लीट की थी, जो उनके फैमिली की वेल्थ को दिखाता था। कॉलेज के बाद उन्होंने कोटोबुकी मैटरनिटी हॉस्पिटल में मिडवाइफ के रूप में काम करना शुरू किया। ताकेशी इशिकावा के साथ उनकी शादी हुई, लेकिन उनके कोई भी बच्चे नहीं हुए। इशिकावा ने अपने स्किल के वजह से हॉस्पिटल के डायरेक्टर की पोजीशन को हासिल किया। 1940 में जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फूड सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ट्रेन लाइंस के बॉम्बिंग और वार के कारण सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और भूखमरी फैल गई। लोग एक बाउल रामेन खाने के लिए घंटों तक लाइन में लगे रहते थे। इस सिचुएशन की वजह से कई वुमेन अपने बच्चों को मैटरनिटी हॉस्पिटल में ही छोड़ देती थी या उन्हें मरने के लिए छोड़ देती थी। मियुकी इशिकावा ने इस क्राइसिस का फायदा उठाया और 100 से ज्यादा बेबीज को गोद लेकर उनको स्टार्व करके मार दिया। उस वक्त जापान में सोशल और फाइनेंशियल सर्विसेज की कमी थी और इशिकावा के एक्शंस को कुछ लोग मर्सी का एक्ट समझते थे। लेकिन जब इशिकावा ने अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट का डिमांड किया तो उसकी ब्रूटैलिटी सबके सामने आई। इशिकावा और उसके हस्बैंड ने एक करप्ट डॉक्टर के साथ मिलकर बेबीज के डेथ सर्टिफिकेट फाल्सिफाई किए। 1948 में पुलिस ऑफिसर ने मियुकी इशिकावा के कुछ विक्टिम्स के रिमेन डिस्कवर्स की। ऑटोप्सी के रिजल्ट्स ने कंफर्म किया कि बेबीज की नेचुरल डेथ नहीं हुई है। मियुकी और उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया। इशिकावा ने क्लेम किया कि पेरेंट्स ने बेबीज को अबैंडन किया था और डेथ्स के लिए उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, ना कि मैं। पब्लिक ने इशिकावा के क्लेम को सपोर्ट किया और इसीलिए उसका सेंटेंस सिर्फ 8 साल का हुआ। उनका हस्बैंड और डॉक्टर नाकायामा को 4 साल का इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। हाई कोर्ट ने इन क्राइम्स को क्राइम्स ऑफ ओमिशन के रूप में देखा, जिस कारण से सजा इतनी कम हुई। इशिकावा का केस एक बड़ा इम्पैक्ट था। जापान में अबॉर्शन का लीगलाइजेशन होना। इससे पहले अबॉर्शन जापान में इलीगल हुआ करता था, जो अनवांटेड चिल्ड्रन के क्राइसिस को कंट्रीब्यूट करता था। इशिकावा के अरेस्ट के 6 महीने बाद 13 जुलाई 1948 को मदर्स बॉडी प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, जिसे इकोनॉमिक रीजंस के लिए अबॉर्शन लीगल हुआ। नंबर 4, एलिजाबेथ बैथरी मिली है काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी से, जिसे ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथ बैथरी का नाम हिस्ट्री के मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर्स में आता है और उनकी कहानी काफ़ी डिस्टर्बिंग और कंट्रोवर्शियल है। एलिजाबेथ बैथरी का जन्म 7 अगस्त 1560 को हंगरी में हुआ था। वो एक पावरफुल नोबेल फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी लाइफ काफ़ी प्रिविलेज्ड थी। उनकी शादी हंगेरियन वॉर हीरो फेनरेक नेटसे से हुआ था और उन्होंने एक फेमस कैसल को वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया था। बट जैसा कि कहानी चली, इस कैसल के अंदर कुछ बहुत ही डार्क सीक्रेट्स थे। 1578 में जब फेनरेक नेटसे ने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया तो एलिजाबेथ को उनके वास्ट स्टेट और लोकल गवर्नेंस का जिम्मा दिया गया। सब कुछ पहले ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे र्यूमर्स फैलने लगे कि बैथरी अपने सर्वेंट्स को टॉर्चर करती थी और जब उनका हस्बैंड 1604 में मर गया तो ये र्यूमर्स भी बढ़ गए
एलिजाबेथ बैथरी के ऊपर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स का और वुमेन्स का टॉर्चर किया और उनको मारा। उनके क्राइम्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने विक्टिम्स को गर्म लोहे की सरिया से जलाया, लाठी डंडों से मारा, नीडल्स उनके नाखून के नीचे डाली, बर्फ के पानी से नहलाया, पूरी बॉडी पर शहद लगाकर चींटियों को उसके ऊपर छोड़ दिया गया और भी बहुत ही ब्रूटल वेज में टॉर्चर किया गया। एलिजाबेथ बैथनी को वैम्पायर के रूप में भी डिस्क्राइब किया गया और काफ़ी लोगों ने यह तक कहा कि वो अपनी सुंदरता और जवानी बनाए रखने के लिए अपने विक्टिम्स के ब्लड में नहाती थी। लेकिन ये क्लेम्स एलिजाबेथ बैथनी के मरने के काफ़ी समय बाद आए, तो इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। 1610 में हंगेरियन किंग मैथियास II ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रोगरी थुर्जो को एलिजाबेथ बैथनी के अगेंस्ट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। थुर्जो ने 300 विटनेस के साथ एविडेंस इकट्ठा किया और एलिजाबेथ के क्राइम्स के बारे में शॉकिंग डिटेल्स सामने आए। फाइनली 80 लड़कियों के डेथ का चार्ज लगाया गया। एक लेजेंड के अकॉर्डिंग बैथनी ने अपनी डायरी में 650 विक्टिम्स के नाम रिकॉर्ड किए थे, लेकिन ये सच है या नहीं इसके बारे में किसी को नहीं पता। एलिजाबेथ बैथरी के अकम्प्लिसेस को विचक्राफ्ट के चार्जेस में कन्विक्ट किया गया और जिंदा जलाने की सजा मिली। एलिजाबेथ को एग्जीक्यूशन से बचा लिया गया क्योंकि वो एक नोबेल थी। उसकी पनिशमेंट ये थी कि उसे कैसल के अंदर एक रूम में हाउस अरेस्ट में रखा गया, जहां उसने 1614 तक वहां पर रहते हुए अपनी मौत का सामना किया। नंबर 5, एल्सा कोच। आज हम एक ऐसे डार्क और डिस्टर्बिंग कहानी के बारे में बात करेंगे जो वर्ल्ड वॉर II और होलोकास्ट के बारे में आपके नज़रिए को बिल्कुल बदल देगा। मिलिए एल्सा कोच से, जिसे द बिच ऑफ ब्यूचेनवाल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी एक भयानक याद है जो हमारे सामने आती है जब हम बात करते हैं होलोकास्ट की। एल्सा कोच का जन्म 22 सितंबर 1906 को ड्रेसडेन जर्मनी में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी आम था और उन्होंने 15 साल की उम्र में अकाउंटिंग स्कूल को ज्वाइन किया। 1930 के दौरान जब जर्मनी इकोनॉमिक स्ट्रगल से गुजर रहा था तो कोच और उनकी दोस्त नाजी पार्टी में शामिल हो गए। नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी उसको काफ़ी अपीलिंग लग रही थी क्योंकि ये उन्हें लगता था कि जर्मनी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनको नाजी पार्टी से ही मिलेगा। एल्सा ने 1936 में कार्ल ऑटो कोच से शादी की, जो 1937 में ब्यूचेनवाल्ड कंसंट्रेशन कैंप के कमांडेंट बने। ब्यूचेनवाल्ड बड़ा और पुराना कैंप था। एल्सा कोच ने अपने हस्बैंड की पोजीशन का फायदा उठाते हुए कैंप में अपनी रेपुटेशन बनाई। एल्सा कोच का सबसे पहला काम था प्रिजनर्स से चोरी किए गए पैसे से उसने एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया, लेकिन उसके बाद उसका सैडिस्टिक बिहेवियर बाहर आने लगा। वो प्रिजनर्स को टॉन्ट करती और उनको कोड़ों से मारा करती। सर्वाइवर्स कहते हैं कि उसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होती थी जब वो बच्चों को गैस चैम्बर्स में भेजती थी। उसका एक और डिस्टर्बिंग हॉबी था ह्यूमन स्किन से बनाए गए लैम्प शेड्स और बुक कवर्स का कलेक्शन। ह्यूमन स्किन टैटू जो उनके मरने के बाद वो उनकी स्किन से काट कर निकाल लेती थी। अगस्त 24, 1943 को एल्सा कोच और उनके हस्बैंड को एम्बेजलमेंट और प्रिजनर मर्डर्स के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। कमांडेंट कोच को डेथ सेंटेंस मिला, लेकिन एल्सा को इनिशियल ट्रायल में एक्यूटेड कर दिया गया क्योंकि एविडेंस काफ़ी वीक थे। पोस्ट वॉर पीरियड में उनकी सैडिस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में रिपोर्ट्स आए और पब्लिक प्रेशर की वजह से उन्हें दोबारा ट्रायल में लिया गया। 1947 में एल्सा कोच को जनरल मिलिट्री गवर्नमेंट कोर्ट के सामने खड़ा किया गया। उन्होंने क्लेम किया कि वह प्रेग्नेंट हैं, जो एक शॉक था। उनकी प्रेगनेंसी भी एक पॉइंट ऑफ कॉनोटेशन बना। उन्हें वार क्राइम्स के चार्जेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, लेकिन 1950 में उनका सेंटेंस रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन पब्लिक आउटरीच की वजह से उनका सेकंड ट्रायल स्टार्ट हुआ। एल्सा कोच की कहानी में एक बड़ा मिस्ट्री था। ह्यूमन स्किन से बनाए गए लैम्प शेड्स, ये आइटम्स कभी भी रिकवर नहीं हुए और हिस्टोरियंस इनके एग्जिस्टेंस को लेकर स्केप्टिकल हैं। एक राइटर मार्क जैकबसन ने इनका एग्जिस्टेंस ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की, लेकिन फाइनल टेस्टिंग में ये कंफर्म किया गया कि ज़्यादातर लैम्प शेड्स और बुक कवर काउ स्किन से बने थे। ये सीक्रेट शायद एल्सा कोच के साथ ही चला गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोस्ट इनफेमस सीरियल किलर्स की, जिनकी क्रूएलिटी और सैडिज्म ने उन्हें हिस्ट्री में एक इनफेमस पोजीशन दी। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि कैसे कुछ लोग ह्यूमन नेचर के सबसे डार्क एस्पेक्ट को एग्जिबिट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।